कहानी की शुरुआत में हमें एक घना जंगल दिखाई देता है जहां दूर दूर तक इंसान या किसी जानवर का कोई निशान नजर नहीं आता। इसी जंगल के बीच से एक नदी गुजर रही होती है और उस नदी पर एक छोटी सी बोट आगे बढ़ रही होती है। इस बोट में फॉरेस्ट ऑफिसर गैवी अपने हेल्पर विंस्टन के साथ मौजूद होती है और दोनों इस सुनसान जंगल में किसी खास रिसर्च के सिलसिले में आए होते हैं। दोनों ने जंगल के कई हिस्सों में कैमरे लगा रखे होते हैं क्योंकि वह इस इलाके में कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं। गैवी साथ साथ एक ड्रोन भी उड़ा रही होती है जो बोट के आगे हवा में जाकर रास्ते का जायजा ले रहा होता है। अचानक ड्रोन जंगल के बीच एक जगह नीचे उतरने लगता है। गैवी उसकी कैमरा फीड देखती है तो उसे वहाँ किसी इंसान जैसी शक्ल दिखाई देती है। वह तुरंत उसी जगह को करीब से देखने लगती है, लेकिन तभी ड्रोन अचानक उलटने पलटने लगता है और कुछ ही पल में उसका सिग्नल खत्म हो जाता है। गैवी को यकीन हो जाता है कि वहाँ कोई मौजूद था और उसी ने ड्रोन को नुकसान पहुँचाया है। विंस्टन गैवी की बात सुनकर उसे जंगल के अंदर जाने से रोकता है। उसका कहना होता है कि उन्होंने पहले ही जंगल में कई कैमरे लगा रखे हैं, इसलिए बाद में रिकॉर्डिंग देखकर पता लगाया जा सकता है कि वहाँ क्या हुआ था। लेकिन गैवी ड्रोन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती और उसे यकीन होता है कि वह ज्यादा दूर नहीं गिरा होगा। वह बोट से उतरकर जंगल के अंदर उसकी तलाश में चली जाती है और विंस्टन को दूसरी तरफ से बोट लेकर आने के लिए कहती है। कुछ ही दूर जाने के बाद गैवी के फोन का सिग्नल भी गायब हो जाता है, लेकिन वह ड्रोन की तलाश जारी रखती है। दूसरी तरफ विंस्टन तय जगह पर पहुंचकर गैवी का इंतजार करने लगता है। इंतजार के दौरान वह पास लगे कैमरे की मेमोरी निकालने लगता है ताकि उसमें रिकॉर्ड हुई चीजें देख सके। तभी उसकी नजर कैमरे के लेंस पर पड़े कीचड़ पर जाती है और वह सोचने लगता है कि आखिर किसी ने इस कैमरे को जानबूझकर ढका क्यों है। इसी जंगल के दूसरे हिस्से में दो आदिवासी चुपचाप आगे बढ़ रहे होते हैं। उनमें से एक ने गैवी का ड्रोन अपनी पीठ पर बांध रखा होता है और दोनों रास्ते में लगे उन तमाम कैमरों के लेंस पर कीचड़ लगाते जा रहे होते हैं जिन्हें गैवी और विंस्टन ने जंगल में लगाया था। कुछ देर बाद दोनों एक ऐसे पेड़ के पास पहुंचते हैं जिस पर बड़ी तादाद में पीले रंग के मशरूम उगे हुए होते हैं। दोनों अपने चेहरे पर मास्क जैसा कपड़ा लगा लेते हैं और उनमें से एक मशरूम तोड़ता है। मशरूम टूटते ही उसे पीले रंग की बारीक धूल निकलकर हवा में फैलने लगती है। इसी दौरान बुजुर्ग आदिवासी की नजर पास पड़े एक प्लास्टिक कवर पर पड़ती है जिसे वह उठाकर अपने पास रख लेता है। वहाँ से निकलने से पहले दोनों जमीन पर एक ट्रैप भी तैयार करते हैं और फिर जंगल के अंदर आगे बढ़ जाते हैं। उधर गैवी अब रास्ता पूरी तरह खो चुकी होती है और वॉकी टॉकी पर बार बार विंस्टन को पुकार रही होती है, लेकिन विंस्टन अपना वॉकी टॉकी बोट में ही छोड़ चुका होता है। गैवी आगे बढ़ते हुए अचानक देखती है कि पास की झाड़ियों में कुछ हिल रहा है। वह रुककर उसी तरफ देखने लगती है और अब उसे विंस्टन की चेतावनी सही लगने लगती है। वह अपने फोन को देखते हुए आगे बढ़ती है। तभी उसका पैर अचानक जमीन के नीचे छिपे ट्रैप पर पड़ जाता है। अगले ही पल लकड़ी का नुकीला हिस्सा उसके पैर में घुस जाता है और दर्द से उसकी हालत खराब हो जाती है। गैवी इतनी तकलीफ में होती है कि ठीक से चीख भी नहीं पाती और बस विंस्टन का नाम लेती रहती है। कुछ देर बाद वह किसी तरह उस लकड़ी को पैर से निकाल देती है और दर्द की वजह से उसकी चीख जंगल में गूंज उठती है। उसकी आवाज विंस्टन तक पहुंच जाती है और वह तुरंत उसे तलाश करने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन बोट तक पहुंचकर वॉकी टॉकी उठाने के दौरान बोट अचानक हिल जाती है और वॉकी टॉकी पानी में गिर जाता है। अब विंस्टन चाहकर भी गैवी से संपर्क नहीं कर सकता। धीरे धीरे जंगल में अंधेरा उतरने लगता है और घायल पैर की वजह से गैवी के लिए चलना मुश्किल हो जाता है। तभी उसे पेड़ों पर फैले वही पीले मशरूम नजर आते हैं जिनसे पीली धूल निकल रही होती है। दूसरी तरफ विंस्टन जंगल के अंदर दौड़ता हुआ गैवी को खोज रहा होता है, लेकिन अचानक उसे महसूस होता है कि कोई चीज उसके आसपास मौजूद है। घबराहट में वह कीचड़ में गिर जाता है और उसी वक्त उसे पास से एक अजीब आवाज सुनाई देती है। वह टॉर्च उस तरफ करता है तो पेड़ के पास उसे एक खौफनाक शक्ल दिखाई देती है। विंस्टन डरकर वहां से भागता है और एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। उधर गैवी एक छड़ी का सहारा लेकर किसी तरह आगे बढ़ती है और उसे जंगल के बीच एक छोटा सा घर दिखाई देता है। वह दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता, इसलिए वह उसे तोड़कर अंदर चली जाती है और दर्द से वहीं लेट जाती है। लेकिन उसी वक्त घर का दरवाजा खुलता है और दो आदिवासी अंदर दाखिल हो जाते हैं। वे गैवी पर चाकू तान कर पूछते हैं
कि वह कौन है और उसके साथ कितने लोग यहाँ आए हैं। गैवी बताती है कि वह फॉरेस्ट ऑफिसर है और उसका साथी विंस्टन जंगल में कहीं खो गया है। बुजुर्ग आदिवासी उसकी बात सुनने के बाद उसके घायल पैर को देखता है, चाकू नीचे रख देता है और तुरंत उसके घाव की मरहम पट्टी शुरू कर देता है। घायल गैवी का इलाज करते हुए बुजुर्ग के साथ एक छोटा लड़का भी नजर आता है। यह लड़का जंगल में मिले कीड़े मकोड़ों और दूसरी चीजों को साफ करके खाना तैयार कर रहा होता है। गैवी उससे उसका नाम पूछती है तो वह सिर्फ इतना बताता है कि उसका नाम ब्रैंडन है और इसके बाद खामोश हो जाता है। गैवी जब उसके साथ मौजूद दूसरे लड़के के बारे में पूछती है तो बुजुर्ग बताता है कि उसका नाम स्टीफन है और वह बोल नहीं सकता। इलाज पूरा होने के बाद ब्रैंडन गैवी के लिए खाना लेकर आता है, लेकिन खाने में कीड़े पड़े होते हैं। बुजुर्ग उसे समझाता है कि यह जंगल है और यहाँ शहर जैसा खाना नहीं मिलेगा, इसलिए अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे यही खाना होगा। इसके बाद तीनों चुपचाप खाना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ विंस्टन उस डरावनी शक्ल को देखने के बाद जंगल में भागता हुआ एक जगह छिप जाता है। वह लगातार पीछे देख रहा होता है क्योंकि उसे डर होता है कि वह चीज अभी भी उसके पीछे मौजूद है। उधर आदिवासी एक खास चीज जलाकर उसका लेप तैयार करते हैं और उसे गैवी के घायल पैर पर लगाने लगते हैं। बुजुर्ग स्टीफन को भी उस लेप को लगाने का काम देता है। स्टीफन अभी कम उम्र का है और जंगल से बाहर की दुनिया के बारे में उसे लगभग कुछ भी मालूम नहीं होता। जब वह गैवी के पैर पर लेप लगाता है तो उसके घाव को गौर से देखने लगता है। इसी दौरान गैवी को अचानक एक अजीब मंजर दिखाई देता है जिसमें उसके पूरे शरीर पर छोटे छोटे मशरूम उग आते हैं। वह घबराकर उठती है तो देखती है कि उसके शरीर पर सच में मशरूम जैसे उभार दिखाई दे रहे हैं। गैवी उन्हें नोचकर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसके साथ त्वचा भी निकलने लगती है और खून आने लगता है। वह चीखते हुए उन सभी को हटाती है और फिर उसकी आंख खुल जाती है। इसके बाद जंगल में स्टीफन और उसका पिता एक जानवर का शिकार करने के लिए निकलते हैं। वहीं गैवी उठकर विंस्टन से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके वॉकी टॉकी तक कोई सिग्नल नहीं पहुंचता। उसे समझ आता है कि अगर विंस्टन उसकी आवाज नहीं सुन सकता तो उसे खुद कोई ऐसा तरीका बनाना होगा जिससे उसे अपने होने का पता चल सके। गैवी घर के अंदर पड़ी कुछ चीजें इकट्ठी करती है और उन्हें जला देती है, जिससे घर से काफी धुआं निकलने लगता है। दूसरी तरफ स्टीफन और बुजुर्ग एक हिरण का शिकार कर चुके होते हैं। वे उसके शरीर से खाना निकालते हैं और उसका खून एक पेड़ पर चढ़ाते हैं। उनकी इस हरकत से साफ होता है कि यह सिर्फ शिकार नहीं बल्कि उनके लिए किसी रस्म का हिस्सा है। इसी दौरान स्टीफन की नजर दूर अपने घर से उठते धुएं पर पड़ती है। गैवी आग के बाद बची चीजों को देख रही होती है, तभी उसकी नजर लकड़ियों के नीचे बनी एक खाली जगह पर पड़ती है। वह वहाँ से एक तस्वीर निकालती है जिसमें एक औरत दिखाई देती है। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और आदिवासी अंदर आ जाते हैं, इसलिए गैवी जल्दी से तस्वीर छिपा लेती है। बुजुर्ग उसे देखकर नाराज होता है और समझाता है कि दिन के वक्त इस तरह आग नहीं जलानी चाहिए क्योंकि आग सिर्फ रात में इस्तेमाल की जाती है। वह आग बुझा देता है और रात होने के बाद घर में दोबारा खाना तैयार होने लगता है। इसी दौरान गैवी बुजुर्ग से पूछती है कि वह स्टीफन को स्कूल क्यों नहीं भेजता और उसे इस जंगल में ही क्यों रखता है। फिर वह उसकी पत्नी के बारे में पूछती है। बुजुर्ग बताता है कि करीब 13 साल पहले उसकी पत्नी को बोन कैंसर हुआ था और डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। उसकी आखिरी इच्छा थी कि वह कुछ वक्त इस तरह के शांत जंगल में बिताए, इसलिए दोनों यहाँ आए थे। बुजुर्ग इस जंगल के पेड़ों पर रिसर्च भी करता रहा और पत्नी की मौत के बाद वह स्टीफन के साथ यहीं रहने लगा। गैवी फिर उससे पूछती है कि पत्नी की मौत के बाद वह वापस शहर क्यों नहीं गया। बुजुर्ग जवाब देता है कि उसने इसी जंगल में भगवान को देखा है। ये सुनकर गैवी हैरान रह जाती है, लेकिन उसकी हैरानी तब और बढ़ जाती है जब वह अपने घायल पैर को देखती है। कुछ समय पहले जिस पैर पर गहरा जख्म था वह अब लगभग पूरी तरह भर चुका होता है और घाव का कोई निशान तक नहीं बचा होता। इसी दौरान स्टीफन गैवी के लिए लकड़ी से कुछ बनाकर देता है और उसका खास ख्याल रखता है। गैवी को धीरे धीरे उसके साथ रहने में आसानी होने लगती है, लेकिन फिर भी उसे इस जंगल में बंद होने जैसा महसूस होता है। दूसरी तरफ विंस्टन की हालत लगातार खराब होती जा रही होती है। उसके चेहरे पर अब मशरूम पूरी तरह फैल चुके होते हैं और उसके शरीर की जड़ें भी आगे बढ़ रही होती हैं। वह दर्द में बैठा रहता है
और हिलने तक की हालत में नहीं होता। रात के वक्त गैवी गहरी नींद में सो रही होती है, तभी उसके शरीर की तरफ एक जड़ धीरे धीरे बढ़ती हुई आती है। बुजुर्ग की नजर समय रहते उस पर पड़ जाती है और वह तुरंत गैवी का मुंह बंद करके उसे दूसरी तरफ कर देता है। बाहर पूरा घर कुछ खौफनाक क्रिएचर्स से घिरा हुआ होता है। स्टीफन अपना धनुष और तीर तैयार कर लेता है, जबकि बुजुर्ग गैवी को कीचड़ देता है और उसे अपने शरीर पर लगाने को कहता है। वह साफ हिदायत देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, गैवी को बिल्कुल आवाज नहीं करनी है। तभी बाहर से किसी चीज के अंदर आने की आहट सुनाई देती है और पास की एक दरार से जड़ घर के अंदर घुसने लगती है। गैवी उसे देखकर चीखने वाली होती है, लेकिन बुजुर्ग तुरंत उस जड़ को काट देता है। जड़ कटते ही उसमें से धूल निकलती है और बुजुर्ग फौरन अपनी नाक बंद कर लेता है। इसके बाद दरवाजे के पास एक अजीब क्रिएचर दिखाई देता है। शक्ल से वह इंसान जैसा लगता है, लेकिन उसका सिर बुरी तरह फटा हुआ होता है और उसी जगह से मशरूम बाहर निकले हुए होते हैं। वह अंदर आता है, लेकिन उसे दिखाई नहीं देता और सिर्फ आवाज के सहारे आसपास की चीजों को महसूस करता है। धीरे धीरे वह गैवी की तरफ बढ़ने लगता है। स्टीफन गैवी को बिल्कुल शांत रहने का इशारा करता है और उसके पीछे से हमला करने की तैयारी करता है। तभी गैवी खुद उसके पैर पर चाकू मार देती है और स्टीफन भी उसकी छाती में चाकू घुसा देता है। क्रिएचर के शरीर से निकला खून गैवी के सिर पर गिर जाता है। बाप और बेटे